जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इसमें अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, ईरान ने सीज फायर की डिमांड करी है। ईरान अब चाहता है कि यूएसए और इजराइल के साथ जो लड़ाई चल रही है वो किसी भी तरीके से खत्म हो, लेकिन साथ में एक बहुत बड़े बोल्ड लेटर्स में नीचे लिख दिया गया है कि कंडीशन अप्लाई। ये कंडीशंस क्या है, और इसमें एक कंडीशन तो इतनी खतरनाक है कि शायद जिसको यूएसए सुनते ही इस डील के लिए मना कर दे। तो ईरान ने ऐसी शर्त रखी क्यों, और अगर पीस डील करनी ही थी तो भाई सिंपल तरीके से क्यों नहीं कर दी गई है। आज मैं आपको दोस्तों केवल यही बताने वाला हूँ कि क्या इस पीस डील में कोई दमदार बात भी है या फिर ये भी एक कोरी बकवास है और ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ईरान ने जो सीज फायर की डील रखी है ये एक कंडीशनल डील है, ये फुल फ्लेज पीस डील नहीं है। इसमें मल्टीपल कंडीशन रखी गई है ईरान की तरफ से। सिंपल भाषा में ईरान ने ये बोला है कि अगर आप हमें इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर में आप हम पे कोई अटैक नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, तो हम ये पीस डील कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल है किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक का ईरान के ऊपर ना होना, किसी भी तरीके का साइबर अटैक नहीं होना, और उसके अलावा जो कोवर्ट एक्शन होते हैं जिसमें मोसाद या फिर सीआईए मिलकर के रिजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसका ना होना है। अगर आप हमें इस चीज की गारंटी देते हैं तो हम एक पीस डील की तरफ बढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे कोई पीस डील नहीं होगी। सिंपल भाषा में और क्लियर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, इफ यू अग्री विद आवर गारंटीज देन विल गो फॉर द पीस, अदरवाइज देयर विल बी नो पीस एट ऑल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ईरान एकदम से ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह कहां से निकल के आ गया कि भैया हमें पीस चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये प्योर केवल सर्वाइवल की बात है। यहाँ पे ना तो इनको लड़ाई से कुछ लेना देना है, ना इनको ऑयल से कुछ लेना देना है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो पॉलिटिकल रिजीम है ना, उसको किसी भी तरीके से सर्वाइव करवाओ। क्योंकि दोस्तों यूएसए और इजराइल का जो मोटिव था, उनका मोटिव ये था कि ईरान के अंदर वो रिजीम चेंज करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुल्ला रिजीम यहाँ से हटे और किसी भी तरीके से एक पपेट गवर्नमेंट आके बैठ जाए जो यूएसए को फेवर कर रही हो। अब वो हो नहीं पा रहा। इन्होंने बहुत सारा ट्राई किया कि मतलब पहले तो इन्होंने इनके देश के अंदर ही प्रोटेस्ट करवानी शुरू करी और इनको लगा था कि वो और ज्यादा सुलगेगी, और जब इतनी सुलग जाएगी कि ईरान अंदर से जल उठेगा तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा रिजीम को उखाड़ के फेंकना। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ईरान की गवर्नमेंट ने मल्टीपल तरीके से ब्रुटैलिटी करके, लोगों को कन्विंस करके, या फिर लोगों को जेल में डाल करके, या फिर लोगों को बिल्कुल ही खत्म करके मल्टीपल तरीके से अपने हथकंडे अपनाए और इस प्रोटेस्ट को रोक दिया। एक तरीके से जो कोवर्ट ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही थी ईरान के अंदर मोसाद या सीआईए की तरफ से, वो ईरान ने फेल कर दिया। तो यहाँ पे यूएसए को भी एक सेटबैक मिल गया और यूएसए एक प्रोलॉन्ग वॉर में फंस गया। अब यूएसए को भी यहाँ पे चाहिए था कि भाई किसी भी तरीके से इस वॉर से बाहर निकले, क्योंकि अमेरिका में मिट्टा मारे हैं। और यहाँ पे ईरान को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई ये वॉर में ना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भाई कितना भी हम प्रोपेगेंडा कर लें या फिर कितना भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये बोलने की नहीं ये मिसाइल मार देंगे, यहाँ मार देंगे, भाई एट द एंड वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। और दोस्तों, यूएसए और इजराइल हो या दूसरी तरफ ईरान हो, इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी भी तरीके से ना एक लड़ाई के अंदर नहीं सुलझने वाले हैं, वो किसी भी तरीके से एक मिलिट्री कॉम्बैट के अंदर नहीं सुलझने वाले हैं। इनको सुलझाने के लिए टेबल पे आना ही पड़ेगा, उन पे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, अन्यथा ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो ईरान की डिमांड है ना, वो ये है कि भैया ऐसा है, आप हमारी गवर्नमेंट को टच मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है। तो बेसिकली ईरान की गवर्नमेंट जो है वो ये एम कर रही है कि किसी भी तरीके से जो उनका सर्वाइवल है वो गारंटी हो जाए। अमेरिका से ये गारंटी मिल जाए कि आप उनकी गवर्नमेंट को टच नहीं करेंगे तो ईरान को किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे ना ये हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ईरान को आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, ईरान इतना घबराने क्यों लगा कि पीस डील की बात लेकर के आ गया। आप एक बात समझो, ईरान ना मुश्किल हो सकता है, एक मुश्किल टारगेट है ईरान, ये बात सच है, कोई दोहराए नहीं है इसमें, लेकिन ईरान इनविंसिबल नहीं है। ईरान को आज नहीं तो कल यूएसए और इजराइल मिलकर हरा देंगे, और अगर ये दोनों कंट्री नहीं हरा पाती हैं तो मल्टीपल लेवल पे ना मल्टीपल कंट्रीज इसमें शामिल होने के लिए वेट कर रही हैं, वो बैठी हुई हैं। वो जब शामिल होंगे तो ईरान कहाँ तक टिकेगा यार। आप एक बात समझो, ईरान के पास जो पावर है, मतलब मिलिट्री माइट जितनी भी है, वो एक लिमिटेड है, और ईरान को इतनी बड़ी पावर नहीं है कि वो यूएसए से एक बहुत लंबा और सस्टेन कर ले। क्योंकि देखो, ईरान के ऊपर ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, ईरान के ऊपर बहुत पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इसलिए इनकी इकोनॉमी पहले से ही बेकार है। अब जो इकोनॉमी पहले से बेकार है उसके ऊपर इस वॉर के बाद और ज्यादा प्रेशर पड़ गया। क्योंकि देखो, हर दिन आप लड़ाई कर रहे हो, हर दिन की लड़ाई का आपका खर्चा, आपके जो हथियार हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं, जितना भी आप इधर उधर मूवमेंट करते हो, मतलब उन्हें बैरक से अगर आप शूटिंग फील्ड तक भी लेके जाओगे तो भाई उसमें भी तो आपको थोड़ा बहुत ईंधन लगेगा, वो भी तो खर्चा है। फिर उसके बाद डेली की डेली आपकी जो मिलिट्री लड़ रही है उसके खाने का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती हैं यार इसके अंदर इन्वॉल्व। एक वॉर को सस्टेन करने के लिए ना एक बहुत बड़ी ट्रेजरी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको यहाँ पे ना एक वर्स याद दिलाता हूँ, चाणक्य का वर्स है, बहुत ही प्यारा वर्स है। उन्होंने बोला था कि कोशस्य बलाते सेना जयते, मतलब कि फ्रॉम द ट्रेजरी आर्मी इज बोर्न, मतलब कि एक आर्मी को बनाए रखने के लिए एक ट्रेजरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और ईरान के पास वो ट्रेजरी डिप्लीट होती जा रही है। ईरान के पास ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर है इस टाइम पे, वो भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके बैठा हो या कुछ भी करके बैठा हो,
पर ये बात सच है कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर लगा हुआ है इस टाइम, और इस प्रेशर के अलावा उनकी देखो ऑयल की सप्लाई है वो तो बहुत पहले से ही ठप हो रखी थी, सैंक्शंस भी लगे हुए थे। उसके अलावा इनका जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है वो भी बढ़ सकता है। कल को हो सकता है कि देखो जब इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब होगी, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे वॉर के अंदर, आपका सारा खर्चा अगर वॉर ही आ जाएगी, आप अपने आम आदमी को क्या खिलाओगे भाई? उनके अंदर भी तो एक अनरेस्ट पैदा होगा। तो ईरान ये चीज़ समझ रहा है। ईरान की लीडरशिप जो अभी की है, मेरे ख्याल से भाई इन्होंने बहुत ही दिमाग वाले बंदे रख लिए। उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई अगर ये लड़ाई लंबी खिंची तो उसमें और पैसा जाएगा, और वो पैसा लोगों के वेलफेयर में तो लगने वाला नहीं है, वो पैसा लगेगा हथियारों में। फिर लोगों को आप क्या खिलाओगे? और लोगों को खिलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, तो भाई लोग ना अंदर से बेचैन होना शुरू हो जाएंगे। फिर कल को जो लोग आज बैठे हुए हैं वो कल को ही फट पड़ेगी, भाई क्या नाटक चल रहा है, लड़ाई कर रहे हो बिना मतलब में, बंद करो इसको। तो फिर ईरान के पास भी ना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और ईरान इसी फ्यूचर सिनेरियो से बचने के लिए शायद ये पीस डील ऑफर कर रहा है। ईरान इतना दिखा नहीं रहा, पर ये वॉर ईरान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, और ये ऐसे ही करती रहेगी। एक बात समझ लो दोस्तों, एक वॉर ना किसी बड़े वूंड की तरह नहीं होती। एक वॉर होती है छोटे छोटे मल्टीपल वूंड्स की तरह, जिससे आपका खून रिसता रहता है, और वो खून रिस करके ना कब खत्म हो जाएगा आपके बॉडी को पता नहीं लगेगा। छोटे वूंड ज़्यादा खतरनाक होते हैं बड़े वूंड से, क्योंकि बड़े वूंड को ना आप पूरा टेपिंग करके मलहम पट्टी लगा करके पैक कर सकते हो, पर छोटे वूंड्स भाई आपको कतरा कतरा करके बहा देंगे पूरा का पूरा। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन अभी ईरान की, और ईरान इस चीज को अवॉइड करना चाहता है कि और ज्यादा ना बिगड़े। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या यूएसए ईरान की इन कंडीशंस को मानेगा, और ईरान की इन कंडीशंस को अगर नहीं माना या मान लिया तो क्या सिचुएशन पैदा होगी। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यूएसए सारी कंडीशंस तो कतई नहीं मानने वाला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए यूएस ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है अपनी गल्फ स्टेट्स के साथ और अपने जो एलाइज है उनके साथ। तो उनसे अगर वो बैकआउट करता है तो उसका नाम भी वहाँ खराब होगा, उसकी इमेज भी खराब होगी, और उसको मतलब एक तरीके से पैसे का भी नुकसान हो। और यूएसए कुछ भी कर सकता है, अपना नुकसान नहीं करवाएगा। खासकर जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ पे डॉलर की हेजेमनी की बात आती है, वहाँ पे यूएसए नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि भाई ये लड़ाई ना रोकी जाए या किसी तरीके से इस लड़ाई से बाहर आ जाए। पहले इन्होंने 5 दिन का सीज फायर बोला था कि हम 5 दिन तक सीज फायर करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करके इन लोगों ने 10 दिन के लिए बना दिया। अब ईरान उसके बाद अगर एक ऑफर लेके आता है तो यहाँ पे चर्चाएं जरूर होंगी। यहाँ पे एंड रिजल्ट कुछ निकले या ना निकले, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे चर्चाएं बहुत गर्म होने वाली है। मतलब जो चर्चा का बाजार है वो आपको बहुत ज्यादा गर्म दिखेगा। और एक चीज और दिखेगी दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखेगा आपको मार्केट में बहुत बड़ा आता हुआ भूचाल, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर जाएगी और कभी नीचे आएगी। अभी ध्यान रखिएगा, आज वेडनेसडे है, और आने वाले वीकेंड के अंदर अगर ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला नहीं हुआ ना, तो समझ लेना जानबूझ करके नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों इस डील को ना मानने का जो यूएसए का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ईरान का जो डिटरेंस था न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, मतलब वो चाहते थे कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाए, फिर वो चाहे किसी और को सप्लाई करें या ना करें वो अलग बात है। मैं हिजबुल्लाह वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में कभी और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। लेकिन यूएसए और इजराइल कभी नहीं चाहते कि ईरान के पास ना न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया। अब यहाँ पे अगर ये यूएसए गारंटी दे देता है ईरान को कि भाई तुम पे कभी भी अटैक नहीं होगा, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा या फिर अंडर द टेबल इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा? क्योंकि ईरान तो अभी भी अलाउड नहीं था न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, अभी भी कोशिश करी ना उसने। उसके इतने बड़े साइंटिस्ट या फिर उसके इतने बड़े जो मिलिट्री के लीडर हुआ करते थे जिनको मोसाद ने ऑपरेट किया था, उनको एग्जीक्यूट करने का रीजन क्या था? उनका एग्जीक्यूट करने का रीजन यही था ना कि भाई दे वर डूइंग इट फॉर द न्यूक्लियर आर्म्स। और उस चीज को रोकने के लिए जब इतनी बड़ी लड़ाई कर सकते हैं, तो क्या इजराइल इस चीज को होने देगा? और चलो एक बार तो मैं मान लेता हूँ कि ये सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ बातें हो जाती है, पर अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर अमेरिका अग्री कर गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को ईरान ने कुछ किया और उसके ऊपर ईरान के ऊपर अमेरिका ने दोबारा अटैक नहीं किया? मतलब यहाँ पे आप गारंटर किसको रखवाओगे? यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी कौन सी होगी जो इस बात की गारंटी लेगी कि भाई हम गारंटी लेते हैं जो अमेरिका है वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा? इस चीज की क्या गारंटी है? अब यहाँ पे ना तो कोई इंटरनेशनल बॉडी है, ना उसकी कोई वैल्यू करता है यूएसए, क्योंकि यूएसए ने तो ऐसा भी किया था ना कि बराक ओबामा के टाइम पे इन्होंने ईरान के साथ एक पैक्ट साइन किया और ट्रंप ने आकर के उस पैक्ट से एग्जिट मार ली। अब अगर ऐसा भी हुआ है, मतलब सरकार चेंज होते ही मूड बदल गया, तो भाई इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा? और अगर ये डील को करने भी जाते हैं तो वो अगर गारंटी नहीं होगी तो क्या ईरान उसको रेस्पेक्ट करेगा? क्या यूएसए उसको रेस्पेक्ट करेगा? दोस्तों इनका जो एंड गोल है वो केवल ये है कि भाई नेगोशिएशन के नाम पे अपनी लेवरेज बटोर लो जितनी बटोर सकते हो। मेन जो कंसेशन है ना वो बाद में देखा जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। और मार्केट ने वैसा बिहेव करना भी शुरू किया है, क्योंकि ट्रंप तो कभी भी आकर के कुछ भी ट्वीट कर देता है और उसके हिसाब से मार्केट चलने लगती है। तो सेम चीज ईरान वाले भी तो देख रहे हैं। ईरान वालों को भी तो पता है कि अगर ट्रंप के ट्वीट करने से मार्केट में इतना बदलाव आ सकता है, तो ईरान के बोलने से बदलाव नहीं आएगा
इस चीज़ की गारंटी थोड़ी आ गया। मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट। भाई ईरान ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया कि हम रेडी हैं पीस डील के लिए, या फिर हम सोच रहे हैं कि भाई हम एक नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, पीस नेगोशिएशंस करेंगे, भाई ऑयल के प्राइस सीधा 120 से 100 के नीचे आ गए हैं। ये मार्केट पे इम्पैक्ट है वर्ल्ड पावर्स का, और दोनों पार्टीज चाहे वो यूएसए हो ईरान हो बढ़िया से खेल रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है ये जो पीस डील का नाटक चल रहा है ये महज एक नाटक ही है या रियलिटी में यहाँ पे कुछ आउटकम निकल के आने वाला है? कमेंट में जवाब देना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।